स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ठोस अवस्था का, जिसमें है एकक कोष्ठिका में बीमा संबंधी गणनाएं। जो इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित गणनाएं। हमें जो क्वेश्चन में अभी जो पेपर हुए थे उनमें कई भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिनमें हल करना था, न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और जब तक इन जो यहाँ पर फार्मूले दिए गए इनका ज्ञान नहीं होगा तो उन फार्मूलों को हम कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते और सवालों को नहीं लगा सकते हैं। जब तक इन चीज़ों को हम नहीं सही से जानेंगे क्या है आखिर, कैसे प्रश्न को हल करना है, क्योंकि सभी सीख लेते हैं, सभी जो टॉपिक वाइज होता है वो सभी लगा करके आते हैं, लेकिन जो प्रश्न हल करने को होते हैं जैसे न्यूमेरिकल टाइप के, तो उनके लिए आपके लिए मुसीबत बन जाती है। तो उसको आसानी बनाने के लिए हमने आपका ये वीडियो बनाया है। और एक बात बता देते हैं कि आपको यदि इनके बारे में जानना है तो सबसे पहले सब पुराने वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में ठोस अवस्था से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनको क्रम वाइज पढ़ें। और उससे पहले इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने टॉपिक को शुरुआत से यदि नहीं पढ़ा है तो फिर इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मुश्किल काम को आसान करना है तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें और पुराने वीडियो में जाएं, तो उसमें आप ये जान सकते हैं कि इनको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर हमने बस आपके लिए लिख दिया है। तो यहाँ जैसे जेड परमाणु है, आपको सीखना है तो पिछले वीडियो में जाएं, जहाँ पर लिखा होगा एकक कोष्ठिका के प्रकार तथा कणों की संख्या, तो उस वीडियो से आपको इस जेड के बारे में पता हो जाएगा। तो चलिए आज आते हैं अपने टॉपिक पर। घनत्व। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी मतलब होता है डी, इसका एक डी उठा लिया, डेंसिटी घनत्व। तो इसको कभी कभी रो से भी लिखते हैं, इस प्रकार से रो से भी डिनोट किया जाता है। तो या तो आप रो लिखिए या डेंसिटी लिखिए। तो डी डेंसिटी लिखेंगे तो डेंसिटी किसी भी तत्व का घनत्व ज्ञात करना है। कोई आपको तत्व दे दिया जाए तो उसमें आपको परमाणु मालूम होने चाहिए और द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। ये सभी ज्ञात होने पर क्या है, आप घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ एवोगैड्रो भी यहाँ दिया गया है। तो ठीक है, तो चलते हैं। क्या है? परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या किसकी? कोष्ठिका के परमाणुओं की संख्या। यहां एक बात और बढ़ा लेते हैं, कोष्ठिका के परमाणुओं की संख्या। आपको मालूम है कोष्ठिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। ये टाइप ऑफ कोष्ठिका या एकक सेल के प्रकार वाले वीडियो में जाकर ही समझ सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि परमाणुओं की संख्या कैसे। वैसे तो अब हम यहाँ पर लिखे देते हैं, जैसे Z इक्वल में हम ले लेंगे पहले SCC, फिर ले लेंगे BCC, तो उसके बाद में ले लेंगे FCC और ये ECC। ये 4 प्रकार की सेलें होती हैं जिनके परमाणु बने हुए होते हैं। तो इसमें होता है परमाणु 1, तो इसमें होते हैं 2, FCC में होते हैं 4, इसमें होता है 2। तो Z इक्वल ये परमानेंट है, ये कभी भी नहीं बदलते। और इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो यहाँ हो जाएगा B इक्वल, ये कैपिटल B है, B इक्वल द्रव्यमान को M से लिखते हैं और बटे घनत्व D से। ठीक है, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म है, दूसरे फार्मूले का है। तो ये BECC। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लें कि SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 परमाणु होता है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 परमाणु होते हैं, यानी कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। FCC यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं। ECC एंड क्यूबिक यूनिट सेल यानी आंत घनीय एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु होते हैं। ये परमानेंट हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। आपको प्रश्न में जो आपका उदाहरण प्रश्न का होगा उसमें ये नाम लिखकर दिए जाएंगे। और आपको हम इसी वीडियो में कराएंगे एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसमें ये BCC, FCC, ECC में से कोई भी एक कोष्ठिका जरूर होगी, आपको प्राप्त होगी और उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो Z इक्वल के बारे में हमें पता चल गया कि जो परमाणुओं की संख्या होती है वो Z होती है। M मतलब द्रव्यमान, वो परमाणु बना किससे है, वो तत्व बनाया किससे गया है। द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए या तो आपको दिया जाएगा, नहीं आप तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन बढ़ जाने के कारण इसका द्रव्यमान हो जाता है 23, 2 गुने से 1 ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 11 दूनी 22 होने चाहिए थे।
तो यहाँ पर इसी प्रकार से यदि वो पोटेशियम का बना हुआ है तो यहाँ पर होगा 39। अब यहाँ पर भी देख लीजिए 19 दूना 38 होते हैं, 39 हो गया। लेकिन जब अब आप लेंगे किसका, कार्बन का 6 होता है, कार्बन से बना है तो 6 दूनी 12। नाइट्रोजन में अगर लेंगे तो कितने होंगे 14। ऑक्सीजन होगा तो 8। ये क्या है सभी, यहाँ पर 8 दूनी 16। ये क्या है, इसके परमाणु द्रव्यमान निकल रहे हैं। यही ये आपको ज्ञात करने होंगे। यदि आपको ये कम से कम कैल्शियम तक तो याद ही होने चाहिए। ये फर्स्ट ईयर का है जो कैल्शियम तक नहीं आपको याद है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि ये कैसे ज्ञात किए जाते हैं। यदि आपको बात रियली में पढ़ना है तो पिछले प्ले लिस्ट में जाएं, हमने पढ़ाया है मोलरता नॉर्मलता से संबंधित वीडियो, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 और कार्बन का 6। किसी से भी बना होता, सोडियम से बना हो सकता है, पोटेशियम से, और कैल्शियम से बना होगा। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, इसका द्रव्यमान 40, ठीक 2 गुना। कभी कभी तो सीधा सीधा मिल जाता है कि 2 गुना होता है, लेकिन क्लोरीन का 17 होता है, 17 दूनी 34 होना चाहिए, लेकिन 35.5 होता है। तो ये हो गया द्रव्यमान के बारे में। तो जेड तो आप जान चुके हैं कि SCC, BCC, FCC, ECC से प्राप्त हो जाएंगे, और ये परमाणुओं की संख्या परमानेंट है, ये कभी नहीं बदलती है। तो ये तो आप जान चुके हैं। उसके बाद में D निकल आएगा। अब इसके बाद में आ जाता है घनत्व। ये कोष्ठिका का आयतन है A3। हम जानते हैं कोष्ठिका होती है घन आकार की। कैसी होती है, घन के आकार की, और इसकी एक भुजा होती है ए, सभी भुजाएं ए होती हैं। जब हम भुजा का क्यूब करते हैं तो इसका आयतन पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है कि इसमें कितना क्या चीज़ आ सकती है। कोई भी चीज़ है, पानी भरोगे जो भी आयतन पक्का है तो वो पक्का ही आएगा। जो भी इसमें 1 लीटर आएगा, 2 लीटर आएगा, 3 लीटर, कभी भी बदलेगा नहीं, क्योंकि वो उसका आयतन है। ठीक है, ये हो गई है कोष्ठिका के घनत्व के बारे में। उसके बारे में जेड ज्ञात हो गया, A3 ज्ञात होगा। नंबर ऑफ एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो के बारे में आपसे बात करते हैं तो आपको मालूम है, याद नहीं है तो याद दिलाते हैं। यहाँ पर 1 मोल बराबर होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो Na, और नंबर ऑफ एवोगैड्रो की एक परमानेंट वैल्यू होती है जिसे कहते हैं 6.23 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 6.023 गुणे 10 की घाते 23 ये होता है। लेकिन कभी कभी आपको इसमें 2 मिल जाएगा, इस 3 के स्थान पर 2 मिल जाए तो आप इससे घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, यानी अप्रॉक्स में दिया जाता है, लगभग में ये वैल्यू दी जाती हैं। हर किताब में कुछ ना कुछ इतनी कमियां पाई जाती हैं। कभी ये 6.023 होगा तो किसी में 6.022। यदि कोई वैल्यू में थोड़ा बहुत अंतर पॉइंट के बाद में आ जाता है तो वो आपका सही मान लिया जाता है। इसके कारण यदि आप 3 रखते हैं तो थोड़ा सा अंतर आना जरूरी है, तो यहाँ अंतर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये परमानेंट वैल्यू ऊपर वाली ही रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो भी कमी आने को होगी वो 3 पूरी कर देगा। तो ये क्या हो गया, 1 मोल बराबर होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो नंबर ऑफ एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई घनत्व निकालने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें पूरा शुद्धता से घनत्व आ जाए कि इसमें कितनी, इस कोष्ठिका में कितना घनत्व है। ठीक है, उसके बाद में इस फार्मूले में कई भी चीजें पूछी जा सकती हैं। कई चीजें कैसे पूछी जाएंगी, यदि आपको प्रश्न में घनत्व पूछा गया है तो घनत्व के लिए सीधा सीधा हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो घनत्व के लिए सीधा सीधा यही फार्मूला लगा देंगे, D = Z इंटू एम बटे AQ इंटू Na, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। यदि आपका Z यानी कि परमाणुओं की संख्या पूछी गई है तो Z को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर ले आइए AQ, पहले ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे कैचीदार, तो A3 ये हो जाएगा यहाँ पर D इंटू A3 इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो और M को नीचे। यदि हमें घनत्व निकालना है तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो घनत्व को और आयतन को, नंबर ऑफ एवोगैड्रो को ऊपर रख के किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, द्रव्यमान का हम इसमें डिवाइड लगा देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन 3 का, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने से ये सभी चीज़ें एक साथ में चली जाएंगी।
ठीक है। और ये किसके परमाणुओं की संख्या निकल आएगी, परमाणुओं की संख्या Z इक्वल होगा घनत्व का गुणा कर देंगे हम आयतन में, आयतन का गुणा कर देंगे नंबर ऑफ एवोगैड्रो में, और किससे, द्रव्यमान से भाग लगा देंगे तो हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हमें क्या ज्ञात करना हो, यदि किसी कोष्टिका में हमसे पूछ दिया जाए कि द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान में भी यही फार्मूला लगा देंगे। जब ये चीज़ें दी जाएं, क्या डी एम जेड ये सब दिया जाए, तो यम इक्वल, और ये नंबर ऑफ एवोगैड्रो परमानेंट वैल्यू है जिसका मान है 0.623 इंटू 10 की पावर 23। ये कभी नहीं बदलेगी, यही आप रखेंगे जब भी प्रश्न में पूछी जाए। तो यम इक्वल निकालने के लिए हम जेड को नीचे ले आएंगे और डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए ऊपर ही रहेगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान कितना है, जो प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़, तीन चीज़ें यहाँ पर ऊपर से पूछी जा सकती हैं, जैसे घनत्व पूछेंगे तो फार्मूले का यही रूप रखेंगे, डी इंटू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। यदि आपसे द्रव्यमान पूछा जाएगा तो द्रव्यमान एम बाहर निकाल लीजिए, डी का घनत्व का गुणा आयतन, आयतन का गुणा नंबर ऑफ एवोगैड्रो में कर दीजिए और परमाणुओं की संख्या से भाग लगा दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए आयतन कितना है, तो आयतन के लिए आपको क्या करना हो, ए क्यूब, जो इसके साथ में है वो नीचे ही रहेंगे एन ए, और जिसमें इसका कैचीदार गुणा हो रहा वो भी यहीं नीचे आ जाएगा, तो डी, और ऊपर क्या रहेगा जेड इंटू एम। इस प्रकार से हम आयतन निकाल सकते हैं। अब ये हो गई घनत्व के बारे में चर्चा। अब आ जाता पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन में पदार्थ के घनत्व का भाग दे दें। पदार्थ का आयतन, आपको पदार्थ दिया गया होगा ऐसे ही 8 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, वो ही पदार्थ का क्या होगा, द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। हमें पदार्थ का द्रव्यमान दे दिया गया होगा 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली पॉइंटों में दे दिया जाएगा। तो हमें उस पदार्थ के द्रव्यमान को ऊपर रख के घनत्व का भाग लगा देंगे, जो हम यहाँ से घनत्व प्राप्त करेंगे उसका भाग लगा देंगे। तो पदार्थ का आयतन V इक्वल होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। यदि हम किसी भी, जैसे आपको दे दिया गया क्वेश्चन में कि एक कोष्टिका BCC FCC प्रकार से निर्मित है, FCC प्रकार से निर्मित है, तो उसमें 4 उसके मिल जाएंगे D, Z मिल जाएंगे, D नहीं मिलेंगे, Z मिल जाएंगे, यानी परमाणुओं की संख्या Z। FCC का नाम ले लिया तो 4 हो गए, BCC का नाम ले लेंगे तो 2 हो जाएंगे, ECC का ले लेंगे तो 2 हो जाएंगे, और SCC का नाम ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 4 हो गए। उसके बाद में आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर 550 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान है, तो पदार्थ का आयतन की गणना कीजिए और इसका घनत्व 25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो 25 ग्राम क्या हो गया इसका घनत्व, डी। 550 ग्राम क्या है, यम द्रव्यमान। अब हम द्रव्यमान में डी का देख लीजिए, यम में डी का भाग लगा दें, यानी 25 में 550, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 दूना 50 और 25 दूना 50, यानी 22 जो आएगा वो क्या होगा, पदार्थ का आयतन। अब इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन में आपको पदार्थ का द्रव्यमान होना आवश्यक है, जो आपको प्रश्न में, उदाहरण में या कोई भी न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, परमानेंट होगा। पदार्थ का द्रव्यमान में हम पदार्थ के घनत्व का भाग लगा दें तो पदार्थ का आयतन ज्ञात हो जाता है। यह तो हो गई आयतन निकालने की बात। अब आ जाएंगे कोष्ठिकाओं की संख्या। आपसे ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फार्मूले हैं, जो 3 फार्मूले दिए गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों फार्मूले आपको याद नहीं हैं तो आप इस प्रकार से इन कोष्ठिकाओं के ऊपर दिए गए प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे और आपसे छूट जाएगा और आपको 3 नंबर का लॉस हो जाएगा। और 3 नंबर तो बहुत होते हैं, अगर 1 नंबर छूट जाए तो
बड़ी परेशानी हो जाती है। तो 3 नंबर का प्रश्न आप कैसे छोड़कर आ सकते हैं? जब तक हम हैं तब तक तो नहीं छोड़ के आ सकते हैं, तो हम आपको सिखाएंगे कैसे निकालेंगे। तो कोष्टिकाओं की संख्या, कोष्टिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए जो आपको पदार्थ ग्राम में दिया गया है, यानी द्रव्यमान, पदार्थ का आयतन, हमें पता हो गया पदार्थ का आयतन कितना है, तो वो कैपिटल बी। फिर उसके बाद में हमें ये ज्ञात होना चाहिए कोष्टिका का आयतन कितना है। यदि हम पदार्थ के आयतन में कोष्टिका के आयतन का भाग लगा दें तो हमें कोष्टिकाओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। अब जब कोष्टिकाओं की संख्या ज्ञात हो जाती है तो उसमें एक काम कंपलसरी हो जाता है कि यदि वो कोष्टिका एफसीसी प्रकार से निर्मित है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि इसमें एससीसी से निर्मित है तो 1 का मल्टीप्लाई करें या ना करें तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि वो बीसीसी प्रकार से निर्मित है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि वो ईसीसी प्रकार से निर्मित है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गई चर्चा किन पर? कोष्टिकाओं के आयतन संबंधी और घनत्व संबंधी और कोष्टिकाओं की संख्या निकालने के फार्मूले। इनको आप याद कर लीजिए, रटना नहीं है, बस याद कर लीजिए, याद हो गए होंगे। जब इतनी लंबी चर्चा इस पर हो गई है तो आ जाते हैं अपने उदाहरण पर कि इसके संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एक को तत्व की कोष्टिका की संरचना बीसीसी है। यहाँ पर आपको पता होगा बीसीसी है, क्या है बीसीसी। ऐसे ही क्वेश्चन शॉर्टकट में ही कोष्टिका का नाम लिखा होगा। तो बीसीसी में हमने आपको बताया था, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है 2। ये तो आप जान गए हैं कि यहाँ लिखा है एक तत्व की कोष्टिका की संरचना बीसीसी है। आगे प्रश्न को पढ़िए, कोष्टिका के एक कोर का मतलब होता है ए इक्वल, यानी कि कोई भी कोष्टिका होगी उसका एक कोर ए ही होती है, और उसका अगर आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब। एक कोर 288 पिकोमीटर यानी पीएम है, 288 पिकोमीटर है, तथा तत्व का घनत्व ये दिया गया 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पर डी इक्वल दिया गया है, डी इक्वल दिया गया है 7.2। इसको अभी रब किए देते हैं, बीसीसी बाद में बता देंगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत आएगी। तो यहाँ पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और दे दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। फिर वही बात आ गई कि ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो हमें बताना होगा, तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लें, क्योंकि आयतन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब परमाणु हमें निकालना होगा तो पहले 208 ग्राम तत्व का आयतन चाहिए, फिर हमें कोष्टिका का आयतन चाहिए। यदि हम कोष्टिका के आयतन का भाग तत्व के परमाणु ग्राम में दे देते हैं तो हमें टोटल आयतन पता चल जाता है कितनी कोष्टिकाएं उसमें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका कैसी होती है? घन के आकार की। एक कोष्टिका जो भी होती है, एक ट्रायंगल होता है, वो कैसा होता है? घन के आकार का होता है। और घन का आकार जब हमें चाहिए वो कोष्टिका, तो घन हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि भुजा का क्यूब होता है, भुजा का घन ही कोष्टिका का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब। हमें मालूम है एक, क्या मालूम है? हमें ए पता है, तो यहाँ पर ए ज्ञात है, तो ए ज्ञात के लिए हम लिखेंगे 288 का क्यूब, 288 पीएम का क्यूब। अब हमें पीएम का क्यूब करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पिकोमीटर को हम किस में बदल लें? मीटर में बदल लें। तो 10 की घातें, और सबसे छोटी इकाई में हमें लेना होगा सेंटीमीटर में। तो 1 पिकोमीटर, 1 पीएम बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। 100 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर 2 घातें कट जाएंगी। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, तो हमें यही वैल्यू रखनी है। तो इसके आगे लिख देंगे 288 गुणे 10 की घात -12
मीटर और इसका कर देंगे क्यूब। अब इसको हमें सेंटीमीटर बदलना है तो लिखेंगे 288 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका यदि क्यूब कर लें, यदि हम इसका क्यूब कर लें तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसमें कितना आयतन है, कोष्ठिका का टोटल आयतन कितना है। तो 288 का क्यूब करेंगे, 288 का 288 में पहले मल्टीप्लाई करिए। यही एक तरीका, यदि आप आसान ट्रिक से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यही एक आसान है। और 10 की घातों पर 3 का, घातों का हमेशा घातों में गुणा हो जाता है, तो ये 10 की घातें माइनस 30 हो जाएंगी। ये तो घातें कभी नहीं चेंज होंगी और इसमें घातों का घातों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो घातें हो जाएंगी टोटल 30। तो आप मल्टीप्लाई करिए, 8 अट्ठे 64, 6, 8 अट्ठे 64 और 6 कितने हो जाएंगे, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 की 0 और हासिल आ जाएंगे आपके 7। 8 दूनी 16 और 7, 16 और 7 होते हैं 23। मल्टीप्लाई करें, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी ही वैल्यू आएगी क्योंकि सेम सेम मल्टीप्लाई होना है। तो 3 और 23, फिर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 1 5। ये कितनी वैल्यू हो गई, 4, 4, 6 3 9। यहाँ पर कितना आएगा, 2 3 5 5 7 12, 12 की 2, 2 3 5 5 और 7 12 की 2 हासिल आया 1, तो यहाँ 3 हो जाएंगे, 3 5 8। अब इतने में एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 288 का, तो क्यूब निकल आएगा इसका घन। तो बच्चा कितना है, 82,944। 82,944 में हम भाग गुणा करेंगे 288 का, तो लिखिए एक बार, 82,944 में 288 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो घन निकल आएगा, क्योंकि 3 बार इसका हमें घन करना है। तो यहाँ पर भाग गुणा करेंगे, 8 चक्कू 32 की 2, 3 हासिल आए हैं, 8 चक्कू 32 और 3 35, फिर 3, 8 नेम 72 और 3 75, हासिल 7 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 7 होते हैं 23। तो 16 और 7 23 हो गए, 3 हासिल आ जाएंगे 2, 8 अट्ठे 64 और 2 66, 64 और 2 66 हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई 8 का ही है तो सेम वैल्यू उतार दीजिए एक अंक छोड़कर। फिर मल्टीप्लाई हमें यहाँ 2 का, अब 2 का मल्टीप्लाई, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 नेम 18 की 8, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16 और 1 17, नहीं 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे इसको जोड़ते हैं तो 2 7 और यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 5 10 और 8 18, 18 हो गए। अब यहाँ पर 8 5 13, 13 और 3 16, 1 17 हासिल का हो गए, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18 हो जाएंगे, 18 हो गए। अब इसके आगे जोड़ते हैं, 6 6 12 और 5, 12 5 17 और 1 18 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 6 12 और 1 13 और ये 23 हो जाएंगे। ये इसके बाद में मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 10 की घातें 30 का। अब हम मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 और 1 7 यहाँ अंक लगा देंगे। अगर यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट है और यहाँ पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ले आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 2.83 कर देंगे। तो हम इसको कर देंगे 2.838, 2.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, क्योंकि 7 घातें यहाँ से घट जाएंगी, 30 जो घातें थी वो 7 घातें घट जाएंगी और बचेगा कितना वैल्यू, 2.38। ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका आयतन। कोष्ठिका का आयतन कितना आया, 2.38। देखिए आपको घन आता है तो घन आपको कर लेते हैं आसानी से, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर ओपन करके बताया है। ये घन
आसान ट्रिक से भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताया कि घन को ऐसे ही निकालना है। तो अब घन निकाल लिया, अब इसके बाद में हमें निकालना होगा कोष्ठिका में आयतन। तो कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे, 208 ग्राम परमाणुओं में कितनी है। तो ये अब बात है, कोष्ठिका का आयतन निकल गया है। अब यहाँ पर जगह नहीं बची है, अब तो लिखेंगे 208 ग्राम तत्व, 208 ग्राम तत्व का आयतन। और हमने आयतन के लिए आपको फार्मूला बताया था, आयतन बताया था द्रव्यमान बटे, हमें लगाना है घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहां पे लिखेंगे द्रव्यमान बटे घनत्व, घनत्व। अब द्रव्यमान तो हम जानते हैं टोटल कितना दिया गया, 208 ग्राम। 208 ग्राम द्रव्यमान है और घनत्व तो पहले से ये दिया गया है 7.2 ग्राम। तो इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो द्रव्यमान की वैल्यू रख लेंगे 208 ग्राम, 208 ग्राम। और घनत्व कितना दिया गया है, 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको इससे काटेंगे और ये सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। अब भाग दे लीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 208, 2080 बटे 72। अब 72 का भाग दे दें 2080 में, तो कितना बार जाएगा, देखिए 2080 में 72 का भाग देंगे, तो यहाँ पर पहले 72 दूना 144 होते हैं और 3 सत्ते 21 हो जाएंगे, तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 घटाइए 4 बचेंगे, इधर से दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, जीरो का उतारा लेंगे। अब भाग जाएगा कितनी बार, यहाँ पर 8 बार जाएगा, तो 8 बार है, 8 सत्ते 56 होते हैं, यदि 9 बार करते हैं 9 सत्ते 63 होते हैं, और कुछ हासिल भी लेकर आएगा। यहाँ यदि हम 9 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 और 1 64 हो जाएगा। ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी जो घटेगी नहीं, तो यहाँ पर हम कितनी बार, 8 बार, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 आएंगे, और 8 सत्ते 56 और 1 57। अब हम इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, 13 में से 7 गए 6 और ये कट जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमेशा इतनी आती रहेगी, तो यहाँ पर पॉइंट की जीरो लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 88 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, कोष्ठिका 200 ग्राम तत्व का आयतन। अब हमें 200 ग्राम तत्व में पता चल गया कि कितना आयतन है, 200 ग्राम तत्व में 28.88 ग्राम क्या है, तत्व का आयतन। अब हमें निकालना होगा घनत्व, अब हमें निकालना होगी परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर हम एक चीज याद रखते हैं कि D बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पर B बराबर कोष्ठिका का आयतन प्राप्त हुआ था 2.83। इसको कहीं पर लिख लेते हैं, नहीं तो ये मिट जाएगा, वैल्यू गड़बड़ हो सकती है। 2.83 गुणे 10 की घात -23। अब ये आ गया है, तो इसको हम आगे रफ किए देते हैं। अब निकालेंगे 28.8 सेंटीमीटर क्यूब में कोष्ठिका की संख्या जैसा कि हमने फार्मूले में बताया था आपको, ये 28.28 तो याद रखेंगे, तो यहां लिखेंगे आयतन कोष्ठिका का कुल आयतन बराबर, तो आयतन बटे पदार्थ का, यहां पर एक बात और लिख दें, पदार्थ का आयतन। यही फार्मूला आपको अभी इसी वीडियो में बताया है कि पदार्थ का आयतन में यदि हम
कोष्ठिका के आयतन, कोष्ठिका का आयतन का डिवाइड लगा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा परमाणुओं की संख्या। इसको हम रफ किए देते हैं यहाँ पर और सही से लिखते हैं। जो आयतन है हमें पता है, का आयतन, और यहाँ पर है कोष्ठिका का आयतन। ये आयतन अलग अलग हैं, एक पदार्थ का आयतन है, दूसरा है कोष्ठिका का आयतन। यदि हम पदार्थ के आयतन में कोष्ठिका जो सबसे छोटी होती है, बड़ा सा पदार्थ है, कोष्ठिका उसमें छोटी छोटी होंगी, तो छोटी छोटी कोष्ठिकाओं के आयतन का यदि हम उसमें डिवाइड लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कोष्ठिकाएं कितने हैं। तो ये है कोष्ठिका का आयतन। तो सबसे पहले पदार्थ का आयतन कितना है, 28.88। तो यहाँ लिखेंगे 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर है 88, एक 8 गायब हो गया, अभी लिख देते हैं। तो यहाँ पर है 2.38 सेंटीमीटर, 2.8 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -23 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब उड़ गया। अब ये घातें ऊपर ले जाइए, 2 अंक बाद ये पॉइंट है तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो ऊपर बचेगा 2888। 2888 में भाग देना है 238, और ये घातें ऊपर चली जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी। जब घातें भाग से ऊपर की ओर जाती हैं तो वो माइनस की प्लस में हो जाती हैं, प्लस की माइनस में हो जाती हैं। अब 2888 में यदि हम 238 का भाग दे दें तो कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद में उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोष्ठिका किससे बनी है, BCC से। तो अब भाग दे लीजिए 2888, 2888 घातों को अभी छोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा 238। तो एक बार ये देखिए इतनी वैल्यू कितनी है, 288, यहाँ 238, एक बार डिवाइड चला जाएगा, तो इसे एक ऐसे ही उतार लेते हैं। 0, 5, यहाँ पर 1, 8 का उतारा लेंगे, तो 8 का उतारा लेंगे, कुछ ऐसे का भाग देना होगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर दूना कर दें, 2 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 400 कुछ। तो यहाँ पर 2 बार भाग लगाएंगे, 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 अट्ठे 16 की 6, और 2 तियाँ 6, और 1 7, और 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये आएगा 476। तो इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2, इधर से दहाई ली, दहाई में से 10 हो जाएंगे, ये 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे बचा है 4, 4 से 4 कट गया। फिर 0 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 अंक तक निकाल लेंगे, तो एक बार भाग चला जाएगा। तो एक बार में कितना हो गया, 238, 4 2 बार नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बचा शेष में। यहाँ पर 11 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेंगे, और ये कट जाएगा, फिर आ जाएगा 880। तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कि हमें लगभग में वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो लगभग में वैल्यू प्राप्त करने के लिए 5 दूनी 10 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, लेकिन ये नहीं, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। 3 24 की 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9, और 2 11, 3 दूनी 6, और 1 7, 714। तो ये जाएगा 714। आगे हम नहीं घटाएंगे, इतना ही रखेंगे। तो ये इतना हो गया। वैल्यू कितनी आई है टोटल, आगे लिखते हैं 12.13 इंटू 10 की पावर 23। अब इसमें चूंकि हमें पता है कि BCC कोष्ठिका की यहाँ दिया गया एक तत्व की, ये प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर ये न मान लें ये है, ये एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना BCC है, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो सेल प्राप्त हुई है वो इस प्रकार की है। अब सेलों की संख्या परमाणुओं के आधार पर ज्ञात होती है, हमने पहले ही बताया है, तो इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू शेष आई है वो ही आपका राइट आंसर होगा। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक लाइन, इसको रफ नहीं करेंगे, चूंकि BCC कोष्ठिका में, कोष्ठिका और लिख लीजिए, कोष्ठिका में, BCC कोष्ठिका में परमाणु
की संख्या बराबर 2 होती है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया आंसर, 12.13 इंटू 10 की पावर 23। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 तियाँ, तो ये घाते तो कुछ नहीं होगा, घातों में मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। अगर घातों में मल्टीप्लाई तब होता है जब घातों का घातों में किया जाए मल्टीप्लाई। तो 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, पॉइंट 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो ये आएगा 24.26। यही आपका आंसर होगा। एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कम से कम 2 या 3 या 4 से कम नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।